नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो अक्सर हमें थोड़ा बेचैन कर देता है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स। हाँ। क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत है, अचानक होने वाले हादसे, या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? बिल्कुल, यही सवाल है। आज हम एक किताब के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं जो नियोजित दुर्घटनाओं मतलब प्लान्ड एक्सीडेंट्स के विचार को सामने रखती है। नियोजित दुर्घटनाएं? हाँ, मतलब प्लान की हुई। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यही विचार है। इसमें जेसन थर्स्टन नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जिसकी जिंदगी एक एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह बदल गई। अच्छा। और साथ ही कुछ आध्यात्मिक माध्यमों मतलब साइकिक्स या मीडियम्स, उनसे मिली जानकारी भी है जो जन्म से पहले की योजनाओं यानी प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में बताती है। तो हमारा मकसद आज यही है कि जेसन के अनुभव और इन आध्यात्मिक नजरियों के जरिए ये समझें कि क्या दुर्घटनाएं वाकई आध्यात्मिक विकास, दूसरों की सेवा या खुद को जानने का एक सोचा समझा रास्ता हो सकती हैं। बिल्कुल, क्या ये सब पहले से तय था? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगस्त 2004 की बात है। एक धूप वाली दोपहर, जेसन अपने घर के पिछवाड़े दोस्तों के साथ था। सब बढ़िया चल रहा था। हाँ, जिंदगी अच्छी थी। वो शेफ इंस्ट्रक्टर बनने के अपने सपने के बहुत करीब था। उसे खुद पर बहुत भरोसा था, जैसे वो कुछ भी कर सकता है। सुपरमैन वाली फीलिंग। हाँ बिल्कुल। पर अगले ही पल सब बदल गया। उसकी पत्नी डेविना ने उसे बुलाया और जेसन वो खेल खेल में पूल की तरफ भागा और उसमें कूद गया, जैसा वो अक्सर करता था, मस्ती में। हाँ बिल्कुल। पर इस बार उसका सिर सीधे पूल के बॉटम से टकरा गया। ओह! उसकी रीढ़ में जैसे बिजली कौंधी एक तेज झटका और फिर वो हिल नहीं पा रहा था। पानी में? हाँ, पानी में, असहाय और डूब रहा था। कितना डरावना रहा होगा वो पल। बिल्कुल। और उसी डूबते हुए क्षण में जेसन ने एक मृत्यु निकट अनुभव मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस या एनडीई महसूस किया। एनडीई? उसमें क्या हुआ? उसने अपने सभी प्रियजनों की एकदम साफ तस्वीरें देखी, जैसे उसे याद दिलाया जा रहा हो कि उसके लिए क्या जरूरी है, वो क्या खोना नहीं चाहता। उसे गहरी शांति महसूस हुई, सुकून, और एक आवाज सुनाई दी। एक संदेश मिला। संदेश? क्या संदेश? संदेश था, तुम इससे गुजर जाओगे। अपराध बोध, पछतावे या किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिलचस्प है। अपराध बोध या पछतावे के लिए कोई जगह नहीं। ये याद रखना होगा हमें आगे के लिए। हाँ बिल्कुल। ये संदेश, खासकर जब हम आगे प्री बर्थ प्लानिंग की बात करेंगे, तो ये और अहम हो जाता है। खैर, पानी में उसे सबसे पहले उसके बेटे जेरॉन ने देखा। बेटे ने? हाँ, जेरॉन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। फिर दोस्तों ने मिलकर जेसन को बाहर निकाला। उसकी पत्नी डेविना ने सीपीआर दिया। और फिर अस्पताल ले गए होंगे। हाँ, अस्पताल में पता चला कि जेसन की गर्दन की 2 हड्डियां मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। ओह! और वो सीने के नीचे से लकवाग्रस्त हो गया था, क्वाड्रिप्लीजिक। हालांकि बाहों में थोड़ी बहुत हरकत बाकी थी। ये तो जिंदगी बदलने वाला हादसा था। बिल्कुल। होश आने पर गले में ट्यूब लगी थी, दर्द भयानक था और वो बोल भी नहीं पा रहा था। कितनी बेबसी महसूस हुई होगी। हाँ, वो बस कहना चाहता था, अरे मैं यहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसके पिता ने उसके गाल पर आंसू बहते देखे, तब उन्हें पता चला कि वो होश में है। कितनी तकलीफ में भी जेसन का रवैया थोड़ा अलग था, है ना? हाँ, यही तो खास बात है। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसका ध्यान दूसरों पर था। वो एल्मर फुड वाली बात। हाँ, जब रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आई तो माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए उसने एल्मर फड की कार्टून वाली आवाज में गाना गाया। सच में? क्या गाया? उसने बताया, वो गा रहा था, आई एम ड्राइविंग इन माई कार। हाँ, कमरे के बाहर खड़े लोग भी हंस रहे थे। वो कहता है, मैं जिंदा होने के लिए शुक्रगुजार था और उस एनडी वाले अनुभव से मुझे ताकत महसूस हो रही थी। मैं बस सबको खुश करना चाहता था। अपनी इतनी तकलीफ के बावजूद दूसरों का सोचना, ये वाकई गौर करने लायक है। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रिया, खासकर उसके एनडी और उस संदेश के ठीक बाद, काफी कुछ कहती है कि नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं है। हाँ, शायद ये उसकी अंदरूनी ताकत थी या उस अनुभव का गहरा असर था। फिर उसका रिहैबिलिटेशन शुरू हुआ होगा। वो कैसा था? वो लंबा और बहुत मुश्किल था। प्रोग्रेस बहुत धीमी थी और दूसरों पर निर्भरता बहुत बढ़ गई थी। खाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, हर चीज के लिए। उसके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर वो एक शेफ बनने वाला था। हाँ, वही। उसके लिए सबसे मुश्किल पलों में से एक था जब वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक सैंडविच काटने की कोशिश कर रहा था। सैंडविच? हाँ,
उसने याद किया कि कैसे वो पहले मिनटों में सब्जियां काट लेता था और अब वो चाकू ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। उफ, उसने कहा मैं टूट गया और रो पड़ा। वो उसके जीवन में आए बदलाव की एक कठोर सच्चाई थी जिसका सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी है ना, उसका वो मोटो। हाँ, उसका मोटो बन गया मैं तब तक करूंगा जब तक, मतलब आई विल अंटिल। अच्छा। और उसने खुद पर एक नियम लगाया, कभी नहीं कर सकता यानी कांट शब्द का इस्तेमाल अभी तक यानी येट के बिना नहीं करना। ये एक पॉजिटिव नजरिया है। हाँ, मैं अभी तक नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये रवैया उसे चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रहा था, लेकिन घर वापसी फिर भी आसान नहीं थी। घर पर क्या मुश्किलें थीं? लोगों की झिझक थी, मदद की जरूरत तो लगातार थी और इसका असर दूसरों पर भी पड़ रहा था। तनाव था। उसकी पत्नी डेवीना पर क्या असर हुआ? जेसन के अनुसार डेवीना पर बहुत गहरा असर हुआ। वो अपनी भावनाएं अंदर ही रखती थी, शायद इसलिए ताकि जेसन को और कमतर महसूस ना हो। उनकी इंटीमेसी, उनका आपसी रिश्ता भी प्रभावित हुआ। जेसन ने कहा बहुत उदासी थी, खोने का एहसास था, हम इस पर काम कर रहे हैं। बच्चों पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, छोटा बेटा फॉक्स पुरानी बातें याद करता, पूछता डैडी याद है जब आप पैर हिलाते थे? ओह, जबकि बड़ा बेटा जरॉन, जिसने उसे पूल में देखा था, वो और ज्यादा जिम्मेदार और दयालु बन गया। और माँ ने देखभाल की भूमिका निभाई। कभी कभी थोड़ा तनाव भी होता था, जैसे जेसन कोई काम तेजी से करना चाहता और माँ सावधानी बरतती, लेकिन उनका प्यार बेशर्त था। समुदाय का क्या रिएक्शन था? समुदाय ने बहुत प्यार और मदद दी। फंड रिजर्व हुए, घर में रैंप बने, दोस्त आकर लकड़ियां काट गए, नया शावर यूनिट लगवाया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर कुछ दोस्त दूर भी हो गए। ऐसा क्यों? जेसन ने कहा, कुछ लोग अब भी मुझे देखते हैं, दुर्घटना को नहीं, और कुछ लोग दुर्घटना को देखते हैं, मुझे नहीं। शायद वो इस बदली हुई सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। ये भी होता है। धीरे धीरे जेसन ने अडेप्ट करना सीखा, खुद खाना सीखा, मदद से नहाना, लिखना, ये सब बहुत मुश्किल था। उसने गौर किया, धैर्य का सबक कई लेवल पर आता है। आज वो इस हादसे को कैसे देखता है? आज भी जेसन कहता है, मैं उस पल पर पछतावा नहीं कर सकता, ये किसी कारण से हुआ। किसी कारण से? हाँ, वो इस पर ध्यान देता है कि उसके पास अब क्या है, उसका दिमाग, उसकी याददाश्त, उसके रिश्ते। वो उन रिश्तों के लिए आभारी हैं जो बने रहे। उसकी क्या सलाह है दूसरों के लिए जो ऐसी मुश्किलों से गुजर रहे हों? उसकी सलाह है, रोने से मदद मिलती है, उसे निकलने दें। अपने अंदर के इंसान को याद रखें जो शरीर से परे है, और अडॉप्ट करें, अनुकूल बने। वो कहता है, हम अनुकूलन करते हैं और पार पाते हैं। जेसन की कहानी वाकई हिम्मत देती है, पर अब वो सवाल फिर आता है, क्यों? क्या ये सब पहले से तय था? यहीं पर वो आध्यात्मिक माध्यमों की रीडिंग्स आती हैं। हाँ, जो जन्म पूर्व योजना की बात करती हैं। पहली रीडिंग स्टेसी वेल्स की है। स्टेसी वेल्स, हाँ। उन्होंने क्या बताया? स्टेसी ने जेसन के जन्म पूर्व योजना सत्र को महसूस किया, जैसे वो वहां मौजूद हो। उसने बताया कि जेसन अपने मार्गदर्शकों, अपने गाइड से बड़े जुनून से बात कर रहा था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो ये चुनौती चाहता है, वो ये एक्सीडेंट चाहता है। क्यों? क्योंकि पिछले कई जन्मों में उसका फोकस भौतिक चीजों पर ज्यादा रहा था, सामाजिक स्थिति, उपलब्धि, और उसने आध्यात्मिकता को नजरअंदाज किया था। अच्छा। तो इस बार उसका लक्ष्य था निस्वार्थ सेवा करना और अपनी आध्यात्मिकता को फिर से खोजना, उससे जुड़ना। तो क्या इस योजना में इस खास दुर्घटना का इस तरह लकवाग्रस्त होने का जिक्र था? हाँ, स्टेसी के अनुसार गाइड ने बताया कि दुर्घटना के 3-4 साल बाद उसका तेजी से आध्यात्मिक विकास होगा। उसे क्लियर ऑडियंस का अनुभव होगा। क्लियर ऑडियंस मतलब अलौकिक रूप से सुनना, जैसे कानों में घंटियां बजना या आवाजें सुनना। गाइड ने यह भी बताया, और जेसन ने इस पूरी योजना का स्वागत किया। ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसी चुनौती खुद चुनेगा। हाँ, ये विचार के जीवन की कठिनाइयां आत्मा के विकास के लिए चुनी जा सकती हैं, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। स्टेसी ने जेसन की माँ की आत्मा के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया था। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। शुरुआती योजना थी कि यह दुर्घटना तब हो जब जेसन करीब 10 साल का हो। 10 साल का? हाँ, लेकिन उसकी माँ की आत्मा ने रोते हुए मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं इसके लिए सहमत नहीं हो सकती, ये तुम्हें फिर से खोने जैसा होगा। ओह। तो माँ के प्यार और दर्द को देखकर जेसन इसे टालने पर सहमत हो गया। तो मतलब योजनाओं में बदलाव भी हो सकता है, रिश्तों का असर होता है। ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि
इन योजनाओं में भी रिश्तों और शायद फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा की भूमिका हो सकती है। फिर जेसन ने अपनी पत्नी डवीना की आत्मा से भी बात की इस योजना के बारे में? हाँ, स्टेसी ने बताया कि उन दोनों ने इस विनाशकारी दुर्घटना पर चर्चा की। जेसन अपनी गर्दन पर हाथ रखता है। गर्दन पर, जहां चोट लगी थी? हाँ, और डेविना उद्देश्य समझती है। उद्देश्य था जेसन के मन को मुक्त करना, उसे उन आत्मसीमित विश्वासों से ऊपर उठाना जो उसने 4 पिछले जन्मों में पाले थे। 4 पिछले जन्म, इसीलिए क्वाड्रिप्लेजिया, 4 अंगों का प्रभावित होना, ये कनेक्शन है? स्टेसी के अनुसार हाँ, ये एक सिंबोलिज्म था उन 4 जन्मों के पैटर्न को तोड़ने के लिए। वो आत्मसीमित विश्वास क्या था जो वो तोड़ना चाहता था? वो विश्वास था कि केवल एक ही सही रास्ता है, मतलब एक तरह की कट्टरता या रिजिड सोच। अच्छा। कभी ये धार्मिक कट्टरता के रूप में सामने आया, कभी बस एक बहुत ही कठोर व्यक्तित्व के रूप में। तो इस जीवन की योजना थी विचारों की आजादी पाने के लिए शारीरिक सीमाएं स्वीकार करना। ये तो बड़ी अजीब विडंबना है। फिजिकल लिमिटेशन ताकि मेंटल फ्रीडम मिले। हाँ, जानबूझकर बनाई गई विडंबना। डेविना की आत्मा ने इस पर क्या कहा? डिवाइना की आत्मा ने स्वीकार किया कि देखभाल करना बहुत बहुत कठिन होगा, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, हर तरह से। ये उसके सेवा करने के अपने लक्ष्य से मेल भी खाता था, लेकिन उसने सवाल भी उठाया कि क्या वो जेसन को उससे ज्यादा प्यार कर पाएगी? उससे ज्यादा मतलब क्या वो उसे सिर्फ एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के तौर पर देखेगी या उसकी पहचान से परे जाकर उसे प्यार कर पाएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, हालांकि रीडिंग में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वो उसे छोड़ने का सोच रही थी। पिता की आत्मा का भी जिक्र था। हाँ, एक हल्का फुल्का मजाक था। पिता की आत्मा ने कहा कि जेसन बड़ा होने पर भी शारीरिक रूप से उनकी तरफ ऊपर देख सकेगा। ये थोड़ा अजीब मजाक है। हाँ, पर ये शायद आत्मा के नजरिए को दिखाता है, जहाँ परमानेंट डैमेज जैसी कोई चीज नहीं होती। ये पर्सनैलिटी के नजरिए से अलग है। सही बात। और माँ का इनकार फ्री विल की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये जानना आकर्षक है कि कैसे पर्सनल रिश्ते और फ्री विल भी इन योजनाओं का हिस्सा बताए गए हैं। स्टेसी के गाइड के अनुसार आत्मा ऐसी दुर्घटनाओं की योजना क्यों बनाती हैं? क्या कारण बताए उन्होंने? मुख्य रूप से 2 कारण बताए। एक, कर्म का संतुलन, जैसे शायद पिछले जन्म में किसी को चोट पहुंचाई हो तो इस जन्म में उसका अनुभव करके वो बैलेंस होता है। अच्छा, कर्म। दूसरा, गहरी समझ हासिल करना या अपना नजरिया बदलना, जैसे जेसन के केस में। और जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए क्या संदेश है? घायल व्यक्ति के लिए संदेश है, तुम अपने शरीर से कहीं ज्यादा हो। तुम्हारी असलियत तुम्हारा शरीर नहीं है। और प्रियजनों के लिए, उनके लिए ये बिना शर्त प्यार की परीक्षा है, सेवा का अवसर है और क्षमा का अभ्यास करने का मौका है, क्योंकि गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल, गुस्सा आना बहुत नेचुरल है ऐसी स्थिति में। अब दूसरी रीडिंग पर आते हैं जो डेब डेवारी ने की। क्या उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें थी? हाँ, काफी समानताएं थी, पर कुछ नई बातें भी थीं। डेब ने भी जेसन और डवीना के बीच एक समझौते की बात की। समझौता? हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि उनका बड़ा बेटा जेरोन भी इस योजना का हिस्सा था। उसकी पृथ्वी पर आने की एक वजह जेसन की देखभाल में मदद करना था, ताकि वो करुणा और सहानुभूति सीख सके। बच्चे का भी रोल था डेब के अनुसार। हाँ, लेकिन मुख्य समझौता जेसन और डवीना के बीच ही था। डेब ने यह भी बताया कि पिछले जन्मों में जेसन ने डवीना की देखभाल की थी। अच्छा, भूमिकाएं बदली हुई थी। हाँ, जैसे मध्य युग में डवीना लंबे समय तक बीमार रही थी और एक जीवन में वो भाई बहन थे जहां जेसन ने उसकी देखभाल की। तो इस बार डवीना की बारी थी। हाँ, और जेसन इस जीवन में बहुत सारा कर्म एक साथ मिटाना चाहता था, एक बड़ी कठिनाई चुनकर, ताकि उसे शायद फिर जन्म न लेना पड़े। और डवीना सहमत हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तैयार हूँ। डेब ने उस क्षण का भी जिक्र किया जब जेसन बेहोश था पूल में। विकल्प दिया गया था, रहने या जाने का, मतलब जीवन या मृत्यु का। हाँ, और उसने रहने चुना। उसने कहा, मैं रह रहा हूँ, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। ये बात जेसन के एनडी अनुभव से मिलती है, जहां उसे कहा गया था कि वो इससे गुजर जाएगा। एग्जैक्टली। डेब के अनुसार जब आत्माएं इतने मुश्किल काम चुनती हैं तो उनके गाइड उन्हें हमेशा एक बाहर निकलने का रास्ता देते हैं, अगर वो इसे पूरा ना कर पाएं। तो जेसन ने वो रास्ता नहीं चुना, उसने रहने का फैसला किया। हाँ, और इस योजना का उद्देश्य क्या था डेब के अनुसार? एक तो दुनिया को दिखाना कि सिर्फ इसलिए कि मेरा शरीर पूरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक पूरा इंसान नहीं हूं। ये बहुत पावरफुल संदेश है। और दूसरा, दूसरों को अच्छाई करने का अवसर देना। जो लोग उसकी मदद करेंगे उन्हें सेवा करने का मौका मिलेगा। डेब के अनुसार ये दुर्घटनाएं होती कैसे हैं? क्या गाइड हमेशा मदद नहीं करते?
स्टेसी ने भी कहा था कि गाइड पीछे हट गए थे। हाँ, डेब ने भी यही कहा। उन्होंने बताया कि गाइड अक्सर हमें चेतावनियां देकर बचाते हैं, कभी टेलीपैथी से, कभी हमारा संतुलन बिगाड़कर, ताकि हम गिर जाएं पर बड़ी चोट से बच जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन जेसन के मामले में वे जानबूझकर पीछे हट गए, क्योंकि यह एक पूर्वजन्म समझौता था। ये विचार कि अदृश्य शक्तियां कब हस्तक्षेप करती हैं और कब नहीं, ये काफी दिलचस्प है। क्या योजना बनाते समय जेसन या डेविना को कोई शक हुआ, कोई सेकंड थॉट? डेब के अनुसार हाँ, गाइड ने जेसन से पूछा था कि क्या वो वाकई सच में ये चाहता है। उसे इसके संभावित परिणाम, बच्चों पर इसका क्या असर होगा, ये सब दिखाया गया था। और डेविना से भी पूछा? हाँ, डेविना से भी पूछा गया, क्या तुम वाकई इसका हिस्सा बनना चाहती हो? वो अपने सबकों के लिए सहमत हुई। उसका एक सबक था सहानुभूति से निपटना सीखना, उसे महसूस करना और फिर उसे उपचार, ऊर्जा या प्रेम में बदलना। मतलब सिर्फ दुखी नहीं होना, बल्कि उसे पॉजिटिव बनाना। बिल्कुल। और डेब ने यह भी जोर दिया कि सभी के पास बाहर निकलने का विकल्प था, यहां तक कि डेविना के पास भी, जो वो सीपीआर दे रही थी। उसकी आत्मा ने कहा, जारी रखो। अरे वाह, तो हर कदम पर चॉइस थी। ऐसा लगता है। इस रीडिंग के अनुसार जेसन के लिए क्या सबक थे? मुख्य सबक थे धैर्य। डेब ने कहा कि ये जेसन के थोड़े चिड़चिड़े, व्यंग्यात्मक स्वभाव को संबोधित करने के लिए था। और जेसन ने खुद भी कहा था कि धैर्य का सबक कई लेवल पर आता है। हाँ, ये एक और कनेक्शन है। दूसरा सबक था विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करना, कि मन शरीर पर हावी हो सकता है। तीसरा, लोगों को प्रबुद्ध करने का एक अनूठा मार्ग खोजना। शरीर घायल है पर मन ठीक है, तो वो अपने अनुभव से दूसरों को सिखा सकता है। और एक और मुश्किल सबक? हाँ, स्थिति से निपटना कि दूसरे लोग उसके लिए निर्णय ले रहे हैं। उसे अपनी ऑटोनॉमी फिर से हासिल करनी थी। और डेविना के लिए भी धैर्य एक सबक था। हाँ, डेविना के लिए भी धैर्य एक सबक बताया गया, जिसे जेसन ने भी महसूस किया था। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि कैसे दोनों रीडिंग्स और जेसन के असल जिंदगी के अनुभव, जैसे धैर्य का सबक, आपस में कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये अनुभव जन्य साक्ष्य और आध्यात्मिक व्याख्या के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव देता है। मतलब जो रीडिंग्स में कहा गया वो असलियत में भी अनुभव हो रहा था। डेब के अनुसार आत्माएं दुर्घटनाओं की योजना क्यों बनाती हैं? स्टेसी के कारणों से अलग कुछ कारण बनी थे, जैसे कर्म संतुलन, पर कुछ नए भी थे, जैसे नियोजित निकास बिंदु, प्लान्ड एग्जिट पॉइंट्स। एग्जिट पॉइंट्स मतलब कभी-कभी आत्माएं जीवन को एक निश्चित बिंदु पर छोड़ने की योजना बनाती हैं और दुर्घटना उसका एक तरीका हो सकती है। ओह। तीसरा कारण लोगों को झकझोरना, मतलब उन्हें जगाना ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्य पर फिर से सोचें, एक वेकअप कॉल की तरह। हाँ। और चौथा, वॉक-इन्स का अवसर देना। कर सके। दुर्घटनाएं इसके लिए एक मौका बना सकती हैं। ये तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, डिब ने यह भी कहा कि दुर्घटनाएं रास्ता बदलने का संकेत भी हो सकती हैं। कैसे? आत्मा पहले हल्के संकेत देती है, जैसे इंट्यूशन या गट फीलिंग। अगर हम उन्हें अनदेखा करते रहें तो फिर दुर्घटना जैसा कोई बड़ा जोरदार संदेश आ सकता है, ताकि हम रुकें और दिशा बदलें। नकारात्मक विचारों या पछतावे से निपटने के लिए डेब के गाइड की क्या सलाह थी? जेसन को एनडी में भी यही कहा गया था। हाँ, सलाह थी कि गुस्से को स्वीकार करें, समझें कि वो सिर्फ एनर्जी है, उसे बाहर की ओर चैनलाइज करें, एक्सरसाइज से, विजुअलाइजेशन से। दबाए नहीं। हाँ, दबाएं नहीं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं, अपने शरीर को स्वीकार करें, उसे आशीर्वाद दें, और अगर उदासी लगे तो रोकर उसे बाहर निकालें। और रिश्तों में जो चुनौतियां आती हैं, जैसे जेसन और डेविना के बीच आई, उसके लिए क्या सलाह थी? एक शब्द, कम्युनिकेशन। बातचीत बातचीत बातचीत। डेविना को अपनी चिंताएं व्यक्त करनी होंगी और जेसन को उसे आश्वस्त करना होगा। खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। और जो दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, दोस्त, परिवार, उनका क्या? डिब ने कहा कि ये उनके लिए भी आत्मा के विकास का अवसर है। ये मौका है कि वो अपने अंदर की सर्वश्रेष्ठ अच्छाई को बाहर लाएं। दूसरों के दिलों को छूने का मौका है। तो जेसन के अनुभव और इन दोनों रीडिंग्स, स्टेसी वेल्स और डेब्री की, इन सब को एक साथ देखने पर क्या समझ आता है, क्या सार निकलता है? देखिए, कुछ मुख्य बातें साफ तौर पर उभरती हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी कि दुर्घटनाएं सिर्फ दुखद घटनाएं नहीं हैं। वो विकास, सेवा और खुद को जानने के लिए बहुत शक्तिशाली कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरक हो सकती हैं। सिर्फ त्रासदियां नहीं, बल्कि अवसर भी। हाँ, एक तरह से। दूसरी बात, ये जो जन्म पूर्व योजना का विचार है, ये दुख और पीड़ा में एक मतलब खोजने का फ्रेमवर्क देता है। ये नहीं कि दुख नहीं मनाना चाहिए, शोक मनाना जरूरी है, पर ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है कि शायद इसका कोई उद्देश्य था। बिल्कुल। तीसरा, और ये संदेश दोनों रीडिंग्स में था और जेसन के अनुभव में भी,
आप अपने शरीर से कहीं ज्यादा हैं। हमारी असल पहचान हमारा शरीर नहीं है। ये बहुत गहरा संदेश है। हाँ, और सेवा के बारे में भी एक अहम बात सामने आई। क्या? कि सेवा सिर्फ शारीरिक मदद करना नहीं है, वो ऊर्जावान भी हो सकती है। हमारा इरादा, हमारा वाइब्रेशन मायने रखता है। और सेवा संबंध परक भी हो सकती है, जैसे किसी को कुछ सिखाना या दूसरों को अपनी सेवा करने देना, वो भी सेवा का एक रूप है। जेसन की खास योजना क्या थी संक्षेप में? उसकी योजना थी पिछले जन्मों में जहां उसका ध्यान बाहरी पहचान और उपलब्धि पर था, उसे संतुलित करने के लिए। इस बार उसने विचार की स्वतंत्रता पाने के लिए शारीरिक सीमाएं स्वीकार की। और ऐसी योजना को असल जिंदगी में जीना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। असाधारण साहस, बिल्कुल। स्रोत में क्रिस्टीना नाम की एक और महिला का भी जिक्र है, जिसकी कहानी भी ऐसी ही है। एक नियोजित दुर्घटना उसे हीलिंग के करियर और अपने जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ तक ले गई। तो आज हमने जेसन थर्स्टन की कहानी और इन आध्यात्मिक रीडिंग्स के जरिए दुर्घटनाओं को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। सिर्फ रैंडम दुर्भाग्यपूर्ण हादसों की तरह नहीं, बल्कि गहन विकास और सीखने के लिए संभावित रूप से नियोजित घटनाओं के रूप में। हाँ, संभावित रूप से नियोजित। ये मानना या ना मानना सुनने वाले पर है, पर ये विचार सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल, ये जिंदगी की मुश्किलों को देखने का एक अलग ही तरीका पेश करता है। ये स्रोत बड़ी दुर्घटनाओं के लिए जनपूर्व योजना पर केंद्रित था, लेकिन सोचते हैं क्या हो अगर जीवन की छोटी छोटी बाधाएं, जो रोजमर्रा की मुश्किलें आती हैं या जिंदगी में जो अचानक मोड़ आते हैं, क्या हो अगर उनमें भी इसी तरह का कोई इरादा छिपा हो? क्या वो भी गहरे अर्थ या उद्देश्य की ओर बढ़ने के अवसर हो सकते हैं, अगर कोई उन्हें इस नजरिए से देखना चाहे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या हर चुनौती में कोई छिपा हुआ सबक है? हाँ, इसी विचार के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार तक गहराई से सोचते रहें।